हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अनदर काइंड ऑफ कॉस्ट को कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, क्योंकि लास्ट क्लासेस में हमने कवर की थी जो हमारी कॉस्ट है, रियल कॉस्ट होगी, अकाउंटिंग कॉस्ट, बिजनेस कॉस्ट, इसके अलावा भी बहुत सारी कॉस्ट हमने कवर की हुई हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या होता है बच्चों की, यहाँ पे हम इसका ओवरव्यू लेते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास दो ऑप्शंस है जॉब करने के लिए, ए और बी। यहाँ पे ए ऑप्शन से ले लेते हैं कि 10,000 जो पर मंथ है वो सैलरी मिलती है, और बी में मान लेते हैं कि 60,000 जो पर मंथ सैलरी जो मिलती है। इट्स ऑब्वियस कि जो पर्सन होगा वो कौन सी सैलरी को चूज़ करेगा जो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि बी जॉब का ज्वाइन कर लिया जाता है पर्सन द्वारा, तो जिस पे उसको सैलरी 60,000 मिलती है। तो यहाँ पे जो बी को ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रहेगी, 10,000। यानी कि बी को जो ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रहेगी, 10,000 पर मंथ रहेगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जब हम बेस्ट अल्टरनेट को चूज़ करने के लिए किसी दूसरे अल्टरनेट को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे इसको चूज़ करने के लिए जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है वो किसकी टर्म में लेते हैं हम, जिसको हमने छोड़ा होता है। यानी यहाँ पे हम जब लिखेंगे बी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या लिखेंगे, 10,000 लिखेंगे, क्योंकि हमने बी की जॉब को ज्वाइन करने के लिए ए जॉब को छोड़ दिया जिसमें हमें 10,000 सैलरी जो मिल जानी थी। तो अब हमने बी को चूज़ किया तो यहाँ पे ए को क्या कर दिया, स्किप कर दिया। तो यहाँ पे बी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 10,000 है। बुकिश एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं इसकी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, द डॉक्ट्राइन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक एनालिसिस। कहते हैं कि जब हमने कॉस्ट पढ़ेंगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर, क्योंकि इसकी भी एक इंपॉर्टेंट है जो प्लेस रहती है कॉस्ट के अंदर। कहते हैं वी नो दैट, कहते हैं हम जानते हैं कि जो कॉस्ट होती है वो वैल्यू होती है इनपुट की, जो यूज़ की जाती है किसके अंदर यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। क्योंकि जब प्रोडक्शन किया जाता है तो उसमें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आता है। तो लैंड के ऊपर जो रेंट दिया जाता है, लेबर के ऊपर जो वेज दी जाती है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, और जो हमारे पास एंटरप्रेन्योर होता है उसका प्रॉफिट। तो वो क्या कहलाती हैं, जो हमारी वेज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट होते हैं वो कॉस्ट कहलाती हैं। तो कहते हैं कि हम जानते हैं कि जो कॉस्ट क्या होती है, ये वैल्यू होती है इनपुट की, जो यूज़ किए जाते हैं इनपुट प्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए। तो जो इनपुट होते हैं उनकी वैल्यू होती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, स्कार्स होते हैं, दुर्लभ होते हैं, ये लिमिटेड होते हैं। स्कार्स की क्या होती है, वैल्यू होती है। इफ वो यूज़ द इनपुट टू प्रोड्यूस वन गुड, कहते हैं अगर मान लेते हैं कि हमने एक गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए इनपुट का यूज़ कर लिया, इट इज़ नॉट अवेलेबल टू प्रोड्यूस समथिंग एल्स। तो हमने एक गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जब रिसोर्सेज का, इनपुट्स का यूज़ कर लिया, तो वहाँ पे हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट यानी कि मैन्युफैक्चर करने के लिए वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज क्या हमारे पास स्कार्स है और लिमिटेड है। हम सिर्फ एक गुड्स का उसके प्रोडक्शन कर सकते हैं उन इनपुट का यूज़ करके। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन थिंग इज मेजर इन टर्म ऑफ व्हाट वाज गिव अप। तो हम यहाँ पे जो प्रोडक्शन किया हमने एक गुड का, उसको मेजर करेंगे, किसके टर्म में मेजर करेंगे, जो हमने गिव अप कर दिया, छोड़ दिया, जिसे हमें इन टर्म ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव के लिए, दैट इज सेक्रीफाइस, जो क्या कर देगा, सेक्रीफाइस कर दिया। अब जहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि इस लाइन में कहना क्या चाहता है, यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझाने के लिए यूज़ किया गया वो किया गया वैल्यू ऑफ इनपुट का। किसका यूज़ किया गया बच्चों, वैल्यू ऑफ इनपुट का। वैल्यू ऑफ इनपुट का क्या मतलब होता है कि जब भी प्रोडक्शन किया जाता है गुड्स और सर्विसेज का, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, लैंड यूज़ की जाती है, लेबर यूज़ करते हैं, कैपिटल यूज़ की जाती है, और एंटरप्रेन्योर यूज़ किया जाता है। एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल को इस्तेमाल करके प्रॉफिट कमाता होता है। लैंड के ऊपर क्या जाता है, रेंट जाता है, किराया देना पड़ता है ज़मीन का। लेबर क्या लेती है, वेजेस लेती है, मजदूरी जिसे बोलते हैं। कैपिटल के ऊपर क्या जाता है, इंटरेस्ट जाता है, ब्याज जिसे देना पड़ता है। एंटरप्रेन्योर क्या लेता है, प्रॉफिट लेता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं, ये कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाती है, जिसे हमने लैंग्वेज में क्या बोला है, वैल्यू ऑफ इनपुट बोला कि ये क्या इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे इसने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझाने के लिए वैल्यू ऑफ इनपुट का एग्जांपल दिया। कहते हैं कि जो रिसोर्सेज होते हैं, जो हमारे पास फैक्टर इनपुट होते हैं, फैक्टर जो इनपुट्स होते हैं जिनका यूज़ करके प्रोडक्शन किया जाता है, ये क्या होता है, स्कार्स होते हैं। स्कार्स का मतलब क्या कि लिमिटेड होते हैं। अगर मान लेते हैं कि इन फैक्टर इनपुट का यूज़ करके, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि एक गुड का प्रोडक्शन कर दिया,
तो यहाँ पे स्कार्स रिसोर्सेज हैं, तो यहाँ पे इसका प्रोडक्शन कर ले, तो मेरे पास जो बी गुड है उसका प्रोडक्शन करने के लिए मेरे पास कोई भी फैक्टर इनपुट है जो नहीं बचेगा। तो यहाँ पे मैं ए की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेजर करूंगी, किस टर्म में मेजर करूंगी, बी के टर्म में, क्योंकि मैंने ए को चूज करने के लिए किसको सेक्रीफाइस कर दिया, बी को सेक्रीफाइस कर दिया, कि हमने सारे फैक्टर इनपुट का यूज करके क्या किया, ए का प्रोडक्शन किया है। तो यहाँ पे कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, वो कॉस्ट होती है जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट को मतलब फोरगोन किया गया। कहते हैं कि हमने एक बेस्ट को चूज करने के लिए अनदर को जो हम छोड़ देते हैं, मतलब जो हमारे पास अल्टरनेट है उसको क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। इसको हम अल्टरनेटिव कॉस्ट भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे सपोज करो फार्मर के पास ना दो ऑप्शंस है कि चाहे तो वो वीट को ग्रो कर ले या ग्राम को कर ले। इस एग्जाम्पल को समझते हैं अब हम। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया फार्मर का। मान लेते कि किसान है, किसान के पास ज़मीन है, जो ये ज़मीन है वो है 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर ज़मीन है। यहाँ पे उसके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो वो इस ज़मीन के ऊपर वीट को ग्रो कर ले या फिर चाहे वो इसके ऊपर ग्राम को है जो ग्रो कर ले, यानी दोनों में से कोई एक चीज़ का जो यहाँ पे ज़मीन के ऊपर ग्रो अप कर सकते हैं। सपोज कहते हैं फार्मर ने ग्रो करने हैं दोनों वीट और ग्राम ऑन ए फॉर्म, मतलब यहाँ पे एक ज़मीन के ऊपर वीट और ग्राम दो उसने मतलब ग्रो करने हैं। इफ़ ऑन अ फॉर्म मेजरिंग 1 हेक्टेयर, इसके किसान के पास सिर्फ 1 हेक्टेयर ज़मीन है। ही ग्रो ओनली वीट, अगर मान लेते कि सिर्फ वीट को उसने क्या कर लिया, चूज़ कर लिया, कि उसने डिसाइड किया कि फार्मर ने कि इस ज़मीन के ऊपर सिर्फ वीट का जो ग्रो किया जाएगा। ही फोरगोज द प्रोड्यूसिंग ऑफ ग्राम, तो उसको ग्राम को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से किसी एक चीज़ को यहाँ ग्रो कर सकता है। अगर वीट ग्रो कर ले तो ग्राम को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इधर प्राइस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ग्राम, अगर ले लेते ग्राम की जो प्राइस है ना वो 1000 बनती है, 1000 रुपये बनती है उसको, ग्राम की प्राइस है जो। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रहेगी वीट के लिए, वो 1000 रुपये कहलाएगी, जो उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया है, फोरगो कर दिया। Thus the price of gram which the farmer has to forego in order to produce wheat is called the opportunity cost of wheat। तो यहाँ पे वीट के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, जो उसने फोरगो कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया 1000। तो वीट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 1000 रुपीज़ है। कि इस तरीके से जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है फर्म की ऑफ यूजिंग रिसोर्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ए गुड इज द रिवेन्यू फोरगोन बाय नॉट यूजिंग दिस रिसोर्स इन देयर नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट यूजेस। ये तो फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से था। अगर हम बात करते हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेते हैं कि ए और बी दो प्रोडक्ट हैं ऑफर, मतलब एक फर्म चाहे ए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करे चाहे बी को करे। मान लेते हैं कि अगर ए में फैक्टर इनपुट का यूज़ करके प्रोडक्शन करते तो मान लेते हैं कि 1000 रुपये में ये सेल हो जाएगा। अगर बी में फैक्टर इनपुट का यूज़ करके सेल करते हैं प्रोडक्ट को तो मान लेते हैं कि 2000 रुपये में जो ये सेल हो जाएगा। तो इट्स ऑब्वियस कि फर्म ने क्या करना है, अपने फैक्टर इनपुट का यूज़ बी प्रोडक्ट को बनाने में करना है, जिससे उसको ज़्यादा क्या हो जाएगा, रिवेन्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे बी को प्रोड्यूस करने के लिए फर्म ने कितना रिवेन्यू है जो फोरगो कर दिया, 1000। तो बी के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 1000 रुपये हो जाएगी। इस तरीके से ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट बनता था बच्चों। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन कवर करते हैं इसकी अब हम। लेफ्ट विच कहते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट की, ये वो वैल्यू होती है जो उसने फोरगोन कर दी, छोड़ दी, सेक्रीफाइस कर दिया अल्टरनेट प्रोडक्ट को बनाने के लिए। इसके एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं, यहाँ पे इसके एग्जांपल लेके कवर करेंगे, इलस्ट्रेशन की हेल्प से इसको देखते हैं। कहते हैं कि प्रोडक्शन किया गया, जो ये लाइन है पीपी, इसको समझते हैं अब हम। यहाँ पे ले लेते हैं कि फर्म के पास जो दो ऑप्शन है कमोडिटी एक्स और वाई बनाने के। तो यहाँ पे कमोडिटी ले लेते हैं हम वाई, जहाँ पे हम 12 तक लेंगे, 2 4 6 8 10 12। तो यहाँ पे हमने ले ली कमोडिटी वाई। ऐसे हम ले लेते हैं कमोडिटी एक्स को, एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं कमोडिटी एक्स को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्स कमोडिटी को ले लेना है। यहाँ पे भी हम लेते हैं 2 4 6 8 10 12 और 14 तक। तब यहाँ पे हम ओ एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो एक्स कमोडिटी है, एक्स कमोडिटी है, और जो ये ओ वाई एक्सिस है यहाँ पे मान लेते हैं कि वाई कमोडिटी है, कि दो कमोडिटी प्रोड्यूस करने के ऑप्शन है फर्म के पास, 2 4 6 8 10 और ये 12। 2 4 6 8 10 12 14। मान लेते हैं कि अगर फर्म ने सारे के सारे रिसोर्सेज लगा दिए हैं
वाई कम्युनिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि 0 तो एक्स की और सारे सारे वाई कम्युनिटी को प्रोड्यूस करे, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि 6 कम्युनिटी है जो एक्स की प्रोड्यूस कर ली, वाई की 0 किया, तो यहाँ पे आ जाएगा। तब यहाँ पे जब इसको मर्ज करते हैं हम इन दोनों पॉइंट्स को हम मर्ज करते हैं, तो ये हमारे पास जो लाइन आती है ये बताती है कि किस तरीके से कितने क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज को हम लगा सकते हैं एक्स और वाई कम्युनिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। इसके बीच में कोई भी ऑप्शन है जो चूज कर सकते हैं, कि फर्म चॉइस है उसके पास कि कितने क्वांटिटी उसने एक्स कम्युनिटी और वाई कम्युनिटी के लिए चूज करनी है। अब यहाँ पे कंसेप्ट आते हैं कि किस तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट की जाए। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अगर कम्युनिटी एक्स को प्रोड्यूस किया गया, वाई की कोई भी कम्युनिटी है जो प्रोड्यूस नहीं की गई, तो यहाँ पे एक्स की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी किसकी टर्म में, वाई की टर्म में कहलाएगी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी एक्स की वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक्स की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो कहलाएगी 12, क्योंकि यहाँ पे इसकी 12 ली हमने, 12 डिवाइड बाई 6 यानी कि 2y, यानी कि एक एक्स की कम्युनिटी को बनाने के लिए हमें 2y यूनिट को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यानी कि सेम काइंड ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके अगर हम एक्स कम्युनिटी की एक यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं, तो वही फैक्टर इनपुट का यूज़ करके हम 2 कम्युनिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं वाई की। तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी अगर हम एक्स की लेते हैं वाई की टर्म में, अब यहाँ पे हमने कैलकुलेट करनी है एक्स की, यहाँ पे जैसे कि हमने लेते हैं एक्स की वाई की टर्म में तो 2 आ गई है। इसी तरीके से जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं वाई की एक्स की टर्म में, अब हमने वाई की लेनी है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमने एक्स की 0 कम्युनिटी प्रोड्यूस के सारी की सारी क्या कर ली, वाई की कर ली। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें वाई की एक्स की टर्म में, यानी कि अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। किसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूस करने की 1 यूनिट ऑफ वाई की कैलकुलेट करें। अब हम वाई की इन टर्म्स ऑफ एक्स की टर्म में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करते हैं कि हमने एक्स की 6 कम्युनिटी है और वाई की 12, तो हमारे पास यहाँ से हमें पता चलता है कि वाई की एक कम्युनिटी अगर बनाते हैं फैक्टर इनपुट का यूज़ करके, तो वहीं 0.5 कम्युनिटी के ऊपर सेम काइंड के फैक्टर्स का यूज़ करके हम एक्स की कम्युनिटी को प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि जो सेम अमाउंट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन की वो लगाएंगे, तो हमें एक यूनिट तो किसकी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, वाई की। तो वहीं पे वही फैक्टर इनपुट का यूज़ करके सिर्फ हम 0.5 यूनिट है जो प्रोड्यूस कर सकते हैं एक्स कम्युनिटी की। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया। पहले हमने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली एक्स की वाई के लिए, अब यहाँ पे हमने वाई की निकाली है एक्स के लिए। कहते कि जो हम यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जो अंडर करंट टू द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझते हैं, इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये नहीं कि हमने मनी में पेमेंट कर दी है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि हमने सेक्रीफाइस अपॉर्चुनिटी की है, या फिर अल्टरनेटिव, यानी कि मनी की पेमेंट नहीं की जाती अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर, सिर्फ सेक्रीफाइस किया जाता है अपॉर्चुनिटी को या फिर अल्टरनेट को। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक फर्म डज नॉट मेक एनी कैश पेमेंट टू सेल्फ ओन्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज। जब एक पर्सन कुछ अपना बिजनेस खोलता है खुद का, तो वहाँ पे खुद की प्रॉपर्टी यूज़ करता है या मशीनें यूज़ करता है, खुद ही उसके अंदर काम करता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, यानी कि खुद ही उसको चला रहा है कंपनी को। तो यहाँ पे देयर इज अ स्टिल एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी दीज रिसोर्सेज की, नेमली अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड आर सेक्रीफाइस। इसमें अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे हो सकती है सेल्फ ओन्ड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज में, इसको समझते हैं। अब हम मान लेते हैं कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है जहाँ पे हमने खुद की ज़मीन का यूज़ कर लिया और खुद ही हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस ज़मीन को किसी को बाहर किराए पे देती तो मुझे वहाँ से क्या आता, किराया आता। अब मुझे ये किराया नहीं आएगा क्योंकि इस लैंड का इस्तेमाल हमने खुद कर लिया। अगर हम कहीं दूसरी जगह काम करते तो हमें वेजेस मिल जाती, या फिर अगर हम एंटरप्रेन्योर हैं ऑर्गेनाइजेशन करके जो हम काम करते तो प्रॉफिट मिल जाता। लेकिन अब इस केस में क्या है कि हमने खुद ही अपना लैंड मशीन वगैरह यूज़ कर लिया, हमने खुद इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करा, तो हम खुद को रेंट या वेजेस या फिर प्रॉफिट वगैरह नहीं दे रही हैं। तो जो ये हमने गंवा दिया है, अगर मैं ये कहीं और एम्प्लॉय करती किसी अदर जगह पे, तो मुझे वहाँ से रेंट वेजेस या प्रॉफिट गेन हो जाता। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, इसको सेक्रीफाइस कर दिया, तो इसको क्या कहेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट के नाम से ही बोला जाता है इसको। ये कौन सी कॉस्ट कहलाती है? ये इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कहलाती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है कि जब आउटसाइडर्स को पेमेंट की जाती है उसकी सर्विस के बदले, तो उसको पेमेंट करते जो क्या कहलाती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। जैसे बाहर से हमने लैंड का यूज़ किया, उसको रेंट पे करते तो आउटसाइडर को किया है। जैसे हमने लेबर बाहर वाले पर्सन को अपॉइंट किया तो हमने उसको वेजेस दे, तो वेजेस क्या हमारे लिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। यानी कि बाहर से जब हम सर्विस लेते हैं और बाहर वाले पर्सन को जब भी जितनी पेमेंट की जाती है वो सारी कौन सी कहलाती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती हैं। नेक्स्ट आता है कि इंपॉर्टेंस क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम कवर करते हैं इसकी वैल्यू क्या है। सबसे पहले था डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे हमें रिलेटिव प्राइस गुड्स का पता चल जाता है कि जो ये कंसेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का यूजफुल होता है एक्सप्लेन करने में, जब डिटरमाइन किया था रिलेटिव प्राइस ऑफ डिफरेंट गुड्स को। यहाँ पे फॉर इंस्टेंस द सेम ग्रुप ऑफ फैक्टर्स कैन प्रोड्यूस आइदर 1 कार और 6 स्कूटर्स। अब इसको समझते हैं इस कंसेप्ट को। यहाँ पे ले लेते हैं कि जो फैक्टर इनपुट यूज़ किए जाएंगे, फैक्टर्स इनपुट, सेम टाइप के फैक्टर्स इनपुट यूज़ किए जाएंगे। चाहे इन फैक्टर इनपुट का यूज़ करके आप एक कार को प्रोड्यूस कर लो या फिर 6 स्कूटर्स को प्रोड्यूस कर लो। तो यहाँ पे फैक्टर इनपुट क्या है? दोनों में सेम ही लगेंगे। एक कार को बनाने में वही फैक्टर इनपुट लगेगा, वहीं पे 6 स्कूटर बनाने के लिए क्या लगेगा? वही फैक्टर इनपुट लगेगा। तो यहाँ पे कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स में, कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमने कि जो प्राइस है एक कार का, कि जहाँ पे जो प्राइस रहेगा एक कार का कम से कम कहते हैं कि किसके इक्वल आना चाहिए? एटलीस्ट 6 टाइम, कहते 6 टाइम आना चाहिए किसके? एक स्कूटर के प्राइस से, तभी दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे हमने प्राइस ऑफ कार का लिया कि एक कार का जो प्राइस आएगा वो 6 टाइम आ जाएगा एक स्कूटर के प्राइस से। यानी कि हमें एक कार को बेच के जितना मिलेगा वहीं पे हमें 6 स्कूटर बेचने पड़ेंगे उतना प्राइस लेने के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया? रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स को है जो डिटरमाइन कर दिया। नेक्स्ट कंसेप्ट बनता है डिटरमाइन करना नॉर्मल रेम्यूनरेशन टू ए फैक्टर्स को। नॉर्मल रेम्यूनरेशन टू ए फैक्टर कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है सेट करती है वैल्यू ऑफ ए प्रोडक्टिव फैक्टर फॉर इट्स बेस्ट अल्टरनेटिव यूजेज। यानी कि अब हमारे पास जो प्रोडक्टिव फैक्टर्स है जिनसे अच्छी प्रोडक्टिविटी मिलती है तो उसको हम लगा सकते हैं किसी बढ़िया अल्टरनेटिव यूज़ के अंदर। तो ये हमें बताता है कि जो प्रोडक्टिव फैक्टर्स होते हैं वो रिटेन करते हैं अगर हम नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज़ के लिए। तो यहाँ पे इट मस्ट बी कंपोजिट फॉर और पेड एटलीस्ट वट इट कैन अर्न फ्रॉम इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट। यानी कहना क्या चाहता है इसको समझते हैं। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कॉलेज लेक्चरर है, कॉलेज लेक्चरर के पास ना ऑप्शन है कि वो चाहे तो किसी बैंक के अंदर एज अ ऑफिसर की जॉब करके, यानी कि बैंक के अंदर मैनेजर या फिर कोई एज ए बैंक की ऑफिस की जॉब करके, बैंक ऑफिसर की जॉब करके वो कितने कमा सकते हैं? 8,000 रुपये जो कमा सकते हैं पर मंथ। तो यहाँ पे कॉलेज में एटलीस्ट उसको रिटेन करने के लिए लेक्चरर को, कॉलेज वाले को कितने रुपए देने पड़ेंगे? कम से कम 8,000 रुपये तो पर मंथ है जो देने ही देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने डिटरमाइन कर दिया नॉर्मल रेम्यूनरेशन टू ए फैक्टर का। यानी कि एक यहाँ पे कॉलेज लेक्चर के पास है, उसके पास अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन है कि वो बैंक में जाके काम कर सकता है जहाँ पे उसको 8,000 पर मंथ सैलरी मिल जाएगी। तो यहाँ पे कॉलेज वाले को कम से कम उसे कितना पे करना चाहिए? 8,000 तो सैलरी पे करना चाहिए ताकि उसको रिटेन कर सके कॉलेज के अंदर। अगर 8,000 सैलरी देंगे तो वो कॉलेज के अंदर रिटेन हो जाएगा लेक्चर। अगर 8,000 से कम देंगे तो वो कहाँ चला जाएगा? फिर बैंक ऑफिसर के जॉब में चला जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे हमने डिटरमाइन कर लिया कि नॉर्मल रेम्यूनरेशन कितना होना चाहिए फैक्टर का, कितना होना चाहिए? 8,000 होना चाहिए अगर रिटेन किया जाएगा कॉलेज लेक्चरर को कॉलेज के अंदर। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग करना एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन के अंदर, कि किस तरीके से हम बढ़िया तरीके से अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकते हैं। तो उसमें डिसीजन ले आता है किस रिसोर्स के अंदर जो लगाया जाए, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं किस मतलब कि प्रोडक्ट के अंदर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया जाए। कंसेप्ट जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का वो जरूरी है, ये रैशनल डिसीजन मेकिंग करने के लिए प्रोड्यूसर जब फैसला लेता है तो सही फैसला लेने में हेल्प होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द्वारा। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो प्रोड्यूसर है वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। प्रोड्यूसर है किस इंडस्ट्री से आता है? ऑटोमोबाइल से, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। तो यहाँ पे उसके पास ऑप्शन है कि गिवन रिसोर्सेज से, गिवन जो फैक्टर इनपुट होते हैं, गिवन रिसोर्सेज या फिर जो फैक्टर इनपुट, सेम काइंड के फैक्टर इनपुट का यूज़ करके चाहे तो प्रोड्यूस कर ले कार को
एक कार को प्रोड्यूस कर ले या फिर 6 स्कूटर को प्रोड्यूस कर ले। तो यहाँ पे रिसोर्सेज जो फैक्टर इनपुट सेम ही लगेंगे, एक कार के ऊपर उतना ही फैक्टर इनपुट लगेगा और 6 स्कूटर बनाने पे भी उतना ही फैक्टर इनपुट है जो लगेगा। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर के पास चॉइस है कि कौन से ऑप्शन को वो चूज़ कर ले। तो इसके लिए क्या चेक करेगा वो, मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, मार्केट प्राइस को चेक करेगा, फिर वो डिसीजन लेगा कि उसको एक कार प्रोड्यूस करनी चाहिए या फिर 6 स्कूटर प्रोड्यूस करने चाहिए, क्योंकि दोनों में फैक्टर इनपुट क्या लगने हैं, सेम ही लगने हैं। सपोज करते कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एक मोटर कार की वो क्या 6 स्कूटर की, एक मोटर कार किसके कुलाते हैं, 6 स्कूटर के कुलाते हैं। जो प्राइस है स्कूटर का वो लेट कर लेते हैं 20,000 है, तो यानी कि इसका जो प्राइस है स्कूटर का वो है 20,000, एक स्कूटर का प्राइस कितना 20,000 है। वहीं कार का जो प्राइस है वो ले लेते हैं 2 लाख रुपये है। एक कार को बेच के 2 लाख कमाए जाएंगे, यानी एक स्कूटर को बेच के 20,000 रुपये एक स्कूटर का जो कमाया जाएगा। तो यहाँ पे 6 स्कूटर बेचे जाएंगे, 6 स्कूटर है, एक स्कूटर का प्राइस 20,000 है, तो 6 स्कूटर बेच के कितना कमा सकते हैं, तो यहाँ पे 1,20,000 है जो कमाया जाएगा प्रोड्यूसर द्वारा। अगर एक कार को बेचेगा 2 लाख कमाएगा, अगर 6 स्कूटर बेचेगा तो 1,20,000 कमाया जाएगा। तो ज़्यादा कमाई किस में कर सकता है, कार में कर सकता है। तो यहाँ पे इस तरीके से फिर प्रोड्यूसर डिसाइड कर लेगा कि उसको किस चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहिए, कार का प्रोडक्शन करना चाहिए। तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज होंगे, फैक्टर इनपुट होंगे, वो कहाँ पे एम्प्लॉय कर दिए जाएंगे प्रोड्यूसर द्वारा, कार के अंदर कर दिए जाएंगे। यानी कि जो फैक्टर इनपुट का यूज़ किया जाएगा कार के प्रोडक्शन के लिए किया जाएगा, ना कि अब स्कूटर के लिए, क्योंकि स्कूटर से इसको अगर रिवेन्यू होता है वो कम होता है कैसे कंपेरेटिवली, कार के कंपेरेटिवली। तो जहाँ उसको ज़्यादा रिवेन्यू होगा प्रोड्यूसर को, वहीं पे क्या कर देगा वो अपने फैक्टर इनपुट का यूटिलाइजेशन कर देगा। ये कंसेप्ट तो हमने समझा है रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहाँ पे रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन किया जाएगा। अगर हम समझते इसी कंसेप्ट को फैक्टर एजेंट या फिर ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब यहाँ पे किसको ले लेते हैं, फैक्टर एजेंट को ले लेते हैं, फैक्टर एजेंट को। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक फैक्टर एजेंट है, उसके पास 2 ऑप्शंस है। एक ऑप्शन है लेक्चरर का ऑप्शन है जहाँ पे उसको 8,000 पर मंथ है जो सैलरी मिलती है। दूसरा मान लेते हैं कि उसको बैंक में जॉब मिल जाएगी, बैंक में जहाँ पे उसको 10,000 पर मंथ है जो सैलरी मिल जाएगी। तो इन दोनों में ज़्यादा कहाँ मिल रहा है इसको, बैंक में। तो यहाँ पे जो एजेंट होगा फैक्टर एजेंट, वो किस ऑप्शन को चूज़ करेगा, बैंक की ज्वाइनिंग करेगा, क्योंकि यहाँ पे उसका जो एफिशिएंट यूज़ हो जाएगा उसकी नॉलेज का और उसके टैलेंट का। इस तरीके से बच्चों ये कंसेप्ट बनता था रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे डिसीजन लिया गया रिसोर्सेज एलोकेशन के लिए। जहाँ पे उसको ज़्यादा रिवेन्यू हुआ प्रोड्यूसर को, तो वहाँ पे उसने रिसोर्सेज को एलोकेट कर दिया। अगर बात की जाए फैक्टर एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से उसको ज़्यादा अर्निंग हुआ वहाँ पे उसने ज्वाइनिंग कर लिया। नेक्स्ट कवर करते इसका पार्ट अब हम, लिमिटेशंस क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, कमियाँ क्या है। जो ये कंसेप्ट है विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन दोज फैक्टर विच हैव ओनली स्पेसिफिक यूज़ एंड हैव नो अल्टरनेटिव यूज़, कि जो फैक्टर स्पेसिफिक यूज़ के लिए होते हैं या जिनका कोई अल्टरनेटिव यूज़ नहीं होता, उस केस में फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसेप्ट है जो लागू नहीं होता, क्योंकि उस केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। स्पेसिफिक यूज़ है तो जिस पर्पज़ के लिए हमने रिसोर्स को लिया उसका इस्तेमाल सिर्फ स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए कर सकता है, उसका कोई अल्टरनेट है ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे अल्टरनेट नहीं है तो फिर उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे जो नहीं होगी। नेक्स्ट कमी रहती है कि जो कंसेप्ट है ये अज्यूम करते हैं कि जो परफेक्ट मोबिलिटी है फैक्टर्स के बीच में, यानी कि फैक्टर को ईजिली मूव ऑन कर सकते हैं हम एक जगह से दूसरी जगह पे। लेकिन ये ट्रू नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जैसे रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट एक्सेट्रा डू नॉट मेक द फैक्टर्स फुली मोबाइल। तो इन फैक्टर्स के कारण है जो ये रीजन से कारण जो फैक्टर आसानी से मूव ऑन है जो नहीं कर पाते। नेक्स्ट लिमिटेशन आते हैं जो अजम्पशन है कंसेप्ट दैट ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस आर होमोजीनियस। हम मानते हैं कि जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो एक जैसे होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। ये ट्रू नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हेट्रोजीनियस होते हैं, जो अलग अलग होते हैं, जो डिफरेंस पाया जाता है उनके बीच में। अब अगर बात की जाए लेबर की, तो लेबर एक जैसी नहीं होती है, कुछ लेबर ज़्यादा स्किल्ड होती हैं, कुछ कम स्किल होती हैं, कुछ तो बिल्कुल ही अनस्किल होती हैं। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स है प्रोडक्शन के वो एक जैसे होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस होते हैं। नेक्स्ट जो अजम्पशन मानी जाती है परफेक्ट कंपटीशन की, ये ट्रू नहीं है। What prevail in a real life is a monopolistic competition as propounded by Mrs. John Robinson and Chamberlain। रियल लाइफ में जो पाया जाता है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पाया जाता है, परफेक्ट कंपटीशन जो रियल लाइफ के अंदर नहीं पाया जाता। और जो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लागू होते हैं किस सिचुएशन में लागू होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। अगर परफेक्ट कंपटीशन रियल में लागू नहीं होता तो फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जो है कमी बन जाती है।
नेक्स्ट लिमिटेशन आते हैं जो कैलकुलेट किए थे, एक्यूरेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। कि एक्यूरेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। ये सिर्फ इमेजिनरी यानी इमेजिन करते हैं हम इसको, इमेजिनरी कॉस्ट होती है, रियल कॉस्ट है जो हम इसको नहीं पता चल पाते कि एक्चुअल में कितना इसका कॉस्ट रहता है अपॉर्चुनिटी का। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे अनदर काइंड ऑफ जो हमारी कॉस्ट रहती हैं। तो ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स ओशियनसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।